वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं हीमोस्टैसिस। तो जो हमारा पिछले वीडियो था उस वीडियो में हमने देखा अबाउट इरिथ्रोपोइसिस, रेगुलेशन ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। उसके बाद में हमने देखा अबाउट रेगुलेशन भी देख लिया और उसके बाद हमने देखा था हमारा एक पॉइंट था दैट वी व्हाट हमने देखा एनीमिया हमने देखा। अब हम क्या देखने वाले हैं? ओके सो अब हम देखने वाले हैं अबाउट द हीमोस्टैसिस। अब ये हीमोस्टैसिस क्या है? हीमोस्टैसिस ये वर्ड शायद आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन जो हीमोस्टैसिस है इसका मतलब है प्रिवेंट। ओके, हीमोस्टैसिस मतलब क्या कि ब्लड जो है उसका क्या करना, रोकना। तो इज अ प्रिवेंशन ऑफ द लॉस ऑफ ब्लड ड्यू टू व्हाट, किसकी वजह से? ड्यू टू द इंजुरी। ओके, टू मेंटेन अ सर्कुलेशन। अब हीमोस्टैसिस का मतलब क्या होगा? प्रिवेंशन ऑफ द ब्लड लॉस। अब ब्लड लॉस कैसे प्रिवेंट होगा? तो इसके चार कंपोनेंट है, चार स्टेजेस है। तो पहली स्टेज है वेसल कंस्ट्रिक्शन। ओके, दूसरी है प्लेटलेट फंक्शन, तीसरी है हमारी कोएगुलेशन और चौथी है फाइब्रिनोलाइसिस। अब ये क्या है? अब हीमोलाइसिस क्यों हो रहा है समझो कि ड्यू टू द इंजुरी। देखो, ड्यू टू द इंजुरी हो रहा है कि इंजुरी की वजह से क्या हुआ कि हमारी ब्लड वेसल क्या हो गई, पंक्चर हो गई। तो जो हमारी ब्लड वेसल है इसलिए क्या हो गई, पंक्चर हो गई ड्यू टू या फिर कट हो गई ड्यू टू द इंजुरी। अब इसकी वजह से यहां से क्या हो रहा है, ब्लड लॉस होगा। अब इसे प्रिवेंट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर क्या है, हीमोस्टैसिस मैकेनिज्म वर्क करता है। अब ये क्या करता है? सबसे पहले वेसल कंस्ट्रिक्शन। ये जो वेसल है जिसमें क्या हुआ, इंजुरी हुई, तो यहां पर ये सबसे पहले ये जो वेसल है ये क्या होगी, कंस्ट्रिक्ट होगी। अगर ये कंस्ट्रिक्ट हो गई तो यहां से जो ब्लड वेसल है या ब्लड है उसका जो फ्लो है टुवर्ड दिस इंजुरी वो क्या होगा, कम हो जाएगा उसका फ्लो। अब कम होने की वजह से फिर क्या होता है यहां पर कि यहां पर जो है उसके बाद में प्लेटलेट फंक्शन, उसके बाद में प्लेटलेट क्या करते हैं कि यहाँ पर प्लेटलेट सेल्स जो है वो यहाँ पर क्या होती है, ऐसे जमा हो जाती है। ओके, और यहाँ पर एक प्लेटलेट प्लग फॉर्म करती है। ओके, दैट इज द प्लेटलेट फंक्शन। नेक्स्ट है कोएगुलेशन। अब कोएगुलेशन के अंदर क्या हो रहा है? ओके, तो यहां पर जो फाइब्रिनोजेन है वो यहां पर, ओके, तो फाइब्रिनोजेन कन्वर्ट इनटू द फाइब्रिन। तो यहां पर फाइब्रिन नेटवर्क यहां पर अराउंड डीज प्लेटलेट फॉर्म हो रहा है और इससे यहां पर क्या हो रहा है, ऐसे फाइब्रिन नेट फॉर्म होकर यहां पर जो ब्लड है उसे क्या कहा जा रहा है, यस, यहां पर जो ब्लड लॉस है उसे प्रिवेंट करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद में क्या होता है, फाइब्रिनोलाइसिस। अब फाइब्रिनोलाइसिस में क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ ब्लड क्लॉट। अब ये पूरी की पूरी प्रोसेस एक्चुअली इसका बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, लेकिन इससे हमें शॉर्ट में बताया फिजियोलॉजी के अंदर। ये लास्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 2 ऑफ फिजियोलॉजी, सेल एंड ब्लड का लास्ट पॉइंट है, बट छोटा सा पॉइंट है, आप समझिए बस। ओके, तो यहाँ पर इंजुरी हो गई, इंजुरी होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर वेसल का कंस्ट्रिक्शन हो गया। ड्यू टू द क्या होता है कि यहाँ के जो टिश्यू होते हैं वो रिलीज करते हैं कुछ एंजाइम्स, ओके, प्रोटीन, जिसके वजह से वेसल वहां की कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई तो यहाँ से ब्लड वेसल क्या होगा, इस इंजुरी के पास ब्लड वेसल कम जाएगा। ओके, और बाकी का जो ब्लड, ओके, कम जाएगा और मेंटेन द सर्कुलेशन। और यहाँ पर सर्कुलेशन मेंटेन की बात है कि सपोज अगर यहाँ पे इंजुरी हो रही है, ओके, यहाँ पे इंजुरी हुई है, ओके, तो यहाँ पे इंजुरी हो गई, ओके, यहाँ पे इंजुरी होगी ब्लड वेसल में, तो यहाँ पर वो सारी की सारी प्रोसेस यहाँ पर टेक्स प्लेस हो रही है। बाकी का जो ब्लड है यहाँ से, ओके, बाकी का जो ब्लड फ्लो है वो ब्लड फ्लो नॉर्मल होना चाहिए। मतलब क्या, ये सर्कुलेशन जो है बाकी का वो सब मेंटेन होना चाहिए, सारी एक्टिविटी यहां पर हो रही है, लेकिन हाँ बाकी का जो ब्लड है कि ब्लड फ्लो रुकना नहीं चाहिए वहां से। तो ब्लड फ्लो को मेंटेन करने का काम यहां पर है कि यहां पर एक, समझ रहे हो, एक ब्लड प्लेटलेट प्लग वहां पर लगाया जा रहा है। प्लेटलेट वहां पर आकर उसे कवर अप करने की कोशिश कर रही है और बाद में फाइब्रिन नेटवर्क उसके ऊपर फॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से पूरी तरीके से जो कट पार्ट ऑफ द वेसल है इसे हम कवर कर सके। ओके, और उसके बाद में क्या हो रहा है कि ये जो है यहाँ पर जो जहां पर कट हुआ है, तो ओके, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूं। उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, प्रोलिफरेशन की यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट होती है और यहाँ पर नए सेल फॉर्म होते हैं और ये जो अंडर द हीलिंग रीमोल्डिंग में चले जाती है। फिर रीमोल्डिंग, मोल्डिंग, ओके,
फिर रीमोल्डिंग प्रोसेस में चली जाती है, और रीमोल्डिंग होने के बाद फिर ये जो प्लेटलेट प्लग है इसे क्या किया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है, इसे पास किया जाता है आगे, और फिर उसे डिसॉल्व किया जाता है ब्लड द फाइब्रिनोलाइसिस। एक एंजाइम है जिसे मतलब प्लाज्मिन, ओके, प्लाज्मिन नाम का एंजाइम है, जो एंजाइम यहाँ पर फिर इस जो क्लॉट है, प्लेटलेट क्लॉट को, इसे क्या करती है, ब्रेक डाउन करने का। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, डिसऑर्डर ऑफ द होम्योस्टैसिस। अब ये डिसऑर्डर ऑफ द होमोस्टैसिस जो है, हेमियोस्टैसिस, ओके, नॉट होमोस्टैसिस, हेमियोस्टैसिस। तो यहां पर पहला है कि प्लेटलेट डिसऑर्डर, दूसरा है डिसऑर्डर ऑफ द कोएगुलेशन। दोनों में फर्क है कि यहां पर प्लेटलेट डिसऑर्डर है तो रिलेटेड टू द प्लेटलेट है, और यहां पर डिसऑर्डर ऑफ द कोएगुलेशन है। कोएगुलेशन की जो प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, कोएगुलेशन फैक्टर, उससे रिलेटेड यहां पर डिसऑर्डर है। आपको सुना होगा हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया इज द डिसऑर्डर ऑफ द कोएगुलेशन, नॉट द डिसऑर्डर ऑफ द प्लेटलेट, ओके। ये कोएगुलेशन का प्रॉब्लम है, क्योंकि यहां पर फैक्टर नंबर 8 जो है इसकी क्या होती है, डेफिशिएंसी ऑफ द फैक्टर नंबर 7 अगर हो गई तो हमें क्या होता है, हीमोफीलिया, कि यहां पर ब्लड जो है वो क्या नहीं होता, यस, ब्लड क्लॉट ही नहीं होगा ड्यू टू द फैक्टर नंबर 7, क्योंकि कोएगुलेशन की प्रोसेस ही रुक गई। क्योंकि हर एक फैक्टर जो है, फैक्टर नंबर 12 या फैक्टर नंबर 10 हो, वो हर एक दूसरे को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। लेकिन अगर एक फैक्टर भी नहीं रहा, अगर एक फैक्टर की अगर डेफिशिएंसी हो गई, तो ये फैक्टर दूसरे फैक्टर को एक्टिवेट नहीं करेगा, और कोएगुलेशन की सारी जो प्रोसेस है वो रुक जाएगी। सो दैट इज द डिसऑर्डर ऑफ द कोएगुलेशन। यहाँ पर ब्लीडिंग कंटिन्यूअस होती है इस पेशेंट को, ओके, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती है। अगर इंजुरी हो गई तो कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग, ब्लड लॉस होगा, एक्सेसिव ब्लड लॉस, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होगा यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट है प्लेटलेट डिसऑर्डर। आपने शायद सुना होगा, मे बी नहीं सुना होगा, आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। अब इसका मतलब क्या है, आइडियोपैथिक को हम इम्यूनो भी बोल सकते हैं, ओके। ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है कि यहाँ पर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, पेनिक बोला है तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया से रिलेटेड है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब क्या, कि प्लेटलेट क्या, कि प्लेटलेट का नंबर कम हो जाना, या प्लेटलेट जो है ब्लड के अंदर कम होना, या प्लेटलेट ब्लड के अंदर ना होना, ओके, बहुत ही कम होना, दैट इज द व्हाट, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। नेक्स्ट है परप्यूरा। परप्यूरा का मतलब है यहां पर एक्सेसिव ब्रूशिंग। अब एक्सेसिव ब्रूशिंग का मतलब क्या है, एक्सेसिव ब्रूशिंग, ओके, ब्रूशिंग यहां पर लिख देते हैं, एक्सेसिव ब्रूशिंग। ब्रूशिंग का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हमें कोई, ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई चोट लग गई, या फिर कोई, समझो कोई चोट लग गई, लेकिन कोई चोट ऐसे होती कि हमें इंटरनल जो हमारे ब्लड कैपिलरीज है वो डैमेज हो जाते हैं, लेकिन जो स्किन है वहां पर कोई भी अफेक्ट नहीं होता है। दैट टाइप ऑफ इंजरी इज कॉल्ड ब्रूशिंग, कि जहां पर ब्लीडिंग नहीं होती है लेकिन इंटरनल जो हमारे क्या है, कैपिलरीज है वो डैमेज हो जाते हैं। और फिर हमारे जो स्किन के ऊपर है एक स्पैच लाइक स्ट्रक्चर, ब्लैक स्पैच या रेड स्पैच लाइक स्ट्रक्चर हमारे स्किन के ऊपर आते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रूशिंग, ओके। सो दैट टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज कॉल्ड ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। अब ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड क्या है, ओके, तो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड आपने पहले भी सुना होगा। ट्रांसफ्यूजन मतलब क्या है कि यहाँ पर डोनेशन ऑफ ब्लड, कि ब्लड डोनेट की जो प्रोसेस है, दैट इज ट्रांसफ्यूजन। कि यहाँ पे इनफ्यूजन ऑफ द ब्लड और ट्रांसफर ऑफ द ब्लड या फिर ब्लड कंपोनेंट इनटू द पर्सन, कि जब किसी पर्सन को हम ब्लड डोनेट करते हैं या फिर ब्लड देते हैं, ट्रांसफर करते हैं, या फिर ब्लड के कंपोनेंट लाइक आरबीसी या फिर प्लेटलेट या फिर प्लाज्मा, और कभी कभी होल ब्लड भी देने की कोशिश, कभी कभी होल ब्लड भी देना पड़ता है ड्यू टू द एक्सेस लॉस, ओके। तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफ्यूजन। अब ये ट्रांसफ्यूजन दो टाइप का है, ओके, इसमें होमोलॉगस, दूसरा है ऑटोलॉगस। अगर हम ब्लड जो है डोनर से डायरेक्ट लेते हैं और कहां पर, रिसीवर को देते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटोलॉगस। दूसरा है दैट इज कॉल्ड होमोलॉगस, दूसरा है ऑटोलॉगस। ऑटोलॉगस मतलब जो रिसीवर से हमने पहले ही ब्लड, स्टोर फॉर्म में जो ब्लड है, ओके, इन द लैब, अगर वो ब्लड देते हैं दैट इज कॉल्ड ऑटोलॉगस ट्रांसफ्यूजन। अगर हम होमोलॉगस देते हैं डायरेक्ट डोनर से तो होमोलॉगस, अगर हम प्रीवियस स्टोर ब्लड अगर देते हैं पेशेंट को दैट इज कॉल्ड ऑटोलॉगस। नेक्स्ट है हमारा ब्लड स्प्लिट इनटू 4 सेपरेट कंपोनेंट। तो हमने कहा कि ब्लड भी दे सकते हैं या फिर कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। तो अगर हमने
कंपोनेंट ऑफ द ब्लड दे, तो ब्लड मेनली 4 पार्ट में जो है सेपरेट करते हैं ब्लड के कंपोनेंट। पहला है आरबीसी, दूसरा है प्लेटलेट और प्लाज्मा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पेशेंट के अगर ब्लड लॉस हुआ है, ओके, ब्लड लॉस हुआ है तो पेशेंट के अंदर के अगर आरबीसी कम हो गया, आरबीसी लॉस हुए है, तो हम किसी पेशेंट को बस आरबीसी ही देंगे। अगर उसके पास आरबीसी की कमी है तो हम उसे आरबीसी देंगे। अगर किसी में प्लाज्मा की जरूरत होगी तो हम प्लाज्मा देंगे। तो डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल हम पेशेंट को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं पेशेंट को। यस, इन्फ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन, आरबीसी। तो आरबीसी किस पेशेंट को चाहिए? ऑल काइंड ऑफ, जैसे एनीमिक पेशेंट है कि ब्लड लॉस हो रहा है, आरबीसी लॉस हो गई, ऐसे पेशेंट के अंदर हम आरबीसी को देते हैं। दूसरा, रिप्लेस द लॉस आरबीसी, जिसके अंदर लॉस, अगर आरबीसी अगर पेशेंट के अंदर के लॉस्ट हो गए या बहुत कम हो गए तो उस टाइम पे हम आरबीसी जो है वो डोनेट करते हैं या वो ट्रांसफ्यूजन करते हैं, उस पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करते हैं। दूसरा है होल ब्लड। अब होल ब्लड ऐसे पेशेंट को दिया जाता है जिस पेशेंट में अगर सेवियर ब्लड लॉस हुआ है, बहुत ज्यादा, कि ड्यू टू द एक्सीडेंट या सर्जरी में बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है, उस वक्त हमें होल ब्लड देना पड़ता है। लेकिन कोशिश यही रहती है कि हम उन्हें आरबीसी या फिर कंपाउंड ऑफ द ब्लड दें, क्योंकि अगर होल ब्लड देखें हम तो होल ब्लड मोस्टली यहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस है, ओके, और ब्लड मैचिंग जो है वहां पर भी प्रॉब्लम है। तो कोशिश यही रहती है कि उनकी कंपोनेंट ऑफ द ब्लड दिए जाए। तो सबसे पहले आरबीसी, तो आरबीसी ट्रीटमेंट हमने कह दिया। होल ब्लड कब देते हैं? जब सीवियर ब्लड लॉस होता है। दूसरा है प्लेटलेट, तो हम प्लेटलेट कब दे रहे हैं? ओके, पोस्ट ट्रांसप्लांट या फिर कीमोथेरेपी हुई है ट्रीटमेंट या फिर ल्यूकेमिया कंडीशन में हम पेशेंट को क्या देते हैं? प्लेटलेट्स देते हैं। अगर उसे पोस्ट ट्रांसप्लांट हुआ है उसका, या फिर उसमें कीमोथेरेपी की है कैंसर पेशेंट में, तो उस वक्त हमें उसे प्लेटलेट प्रोवाइड करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है प्लाज्मा। ओके, तो प्लाज्मा कब देते हैं? ओके, तो प्लाज्मा हम तब देते हैं जब ऑस्टेरिक ब्लड लॉस, ऑस्टेरिक लॉस ऑफ ब्लड। ऑस्टेरिक मतलब चाइल्ड बर्थ, जब चाइल्ड का बर्थ होता है तब अगर चाइल्ड को देना होता है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। अगर चाइल्ड के केस में सर्जरी अगर हुई तो भी हम प्लाज्मा देते हैं। तीसरा है रिजर्व, ओके, रिवर्स एनी एंटीकोएगुलेशन ट्रीटमेंट। ओके, अगर कोई एंटीकोएगुलेशन ट्रीटमेंट है उसे रिवर्स करना हो, ओके, एनी एंटीकोएगुलेंट ट्रीटमेंट, दैट इज रिवर्स ऑफ एंटीकोएगुलेंट ट्रीटमेंट अगर करना हो तो हम प्लाज्मा प्रोवाइड कर। ऑल अबाउट द हेमियोस्टैसिस, यहाँ पर हमें ज्यादा याद नहीं रखना है, बस 4th स्टेप जो है हेमियोस्टैसिस की वो याद रखनी है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? एमएससी न्यूट्रिशन। हमें इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? फूड साइंस, पब्लिक न्यूट्रिशन, डाइट प्लान, इसके ऊपर हमें ज्यादा फोकस दिया गया है एमएससी न्यूट्रिशन के सिलेबस में। इंस्टेड ऑफ दिस नॉलेज होनी चाहिए फिजियोलॉजी की, क्योंकि अगर हमें फिजियोलॉजी की नॉलेज नहीं होगी तो हम करें, जैसे ये अभी ब्लड लॉस है, ये कैसे होता है, क्या होता है, अगर यही नहीं पता तो हम किसी को क्या नहीं दे सकते? यस, डाइट प्लान नहीं दे सकते। तो डाइट प्लान के वक्त हमें ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन ये बस हमें ज्यादा फोकस फूड साइंस के ऊपर करना पड़ता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द हेमियोस्टैसिस।